आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो ली गई है ये सामान्य हिंदी से आपकी जुड़ी हुई है। और जहां तक बात अगर अभी आप देख रहे हैं, हाल में उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, तो ऐसे में सामान्य हिंदी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें यदि बात करी जाए तो एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से इस वीडियो से आपको मिलेगा। एक नंबर तो मिलना 100% तय है आपका। अब वो है आपका हिंदी भाषा के विकास को लेकर के कि आखिरकार देखा जाए तो आज़ादी से पूर्व एवं आज़ादी के बाद आखिरकार हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्या रहा, किस तरीके से जो है हिंदी भाषा जो है विकास में आई। हालांकि यहाँ हम लोग इतिहास को नहीं जानेंगे, बस उससे जुड़े मात्र जो क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं किस टाइप का, उसको हम लोग लर्न करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में आपको जो है हिंदी भाषा आयोग कब बना और वर्तमान में हिंदी भाषा आयोग का अध्यक्ष कौन है, और पहले वर्तमान और जो है पहले हिंदी भाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, और यह भी इस वीडियो में आपको मिल रहा होगा कि इस समय कौन सा विश्व जो है हिंदी सम्मेलन कराया गया और वो सम्मेलन कहाँ पे हुआ और उसका संस्थापक आयोजक देश कौन था। तो यहाँ पे आपको ये भी जानकारी, और साथ में इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरियाँ भी होंगी और कुछ पुस्तकें भी होंगी, और साथ ही साथ जो है साथियों इसमें जो है आपकी बोलियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जो प्रमुख बोलियां हैं खास करके, और उन प्रमुख बोलियों का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है, इससे रिलेटेड भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल रही होगी। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बात आती है हिंदी के विकास की। तो हिंदी विकास के यदि कालक्रम को देखा जाए तो भाई आदिकाल से लेकर के आपका आधुनिक काल देखा जाए, और आधुनिक काल से जो है आपके देश के आज़ादी से पहले की बात करी जाए या आज़ादी के बाद, तो बहुत सारे जो है कवियों ने, बहुत सारे लेखकों ने, कवियों ने हिंदी भाषा के विकास में काफ़ी योगदान दिया, अमूल्य योगदान दिया। तो वहाँ पे न जा कर के हम लोग सीधा डायरेक्ट बस जो क्वेश्चन है उससे जुड़े उन्हीं पे हम लोग बात कर पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो देखिए, हिंदी भाषा की आदि जननी, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है। तो हिंदी भाषा की आदि जननी आपकी संस्कृत को माना जाता है, यानी संस्कृत से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। हिंदी भाषा के विकास का क्रम पूछा जाता है कि आखिरकार जो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ वो किस क्रम में होता है। तो देखिए, सबसे पहले ही संस्कृत, और संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ रूप था वो आपका पाली, और पाली के बाद प्राकृत का विकास हुआ, और प्राकृत जो है कई अपभ्रंशों, और प्राकृत के द्वारा ही कई अपभ्रंशों का जन्म हुआ, और इन अपभ्रंशों के द्वारा ही जो है आगे चल के जो है कहने का मतलब जो है हिंदी भाषा का विकास होता है। कहने का मतलब संस्कृत हो गया, पाली है, पूछता है क्रम, यहाँ क्रम अच्छे से आपको पता रहे। तो संस्कृत है, पाली, पहले पाली है, फिर प्राकृत है, फिर प्राकृत से अपभ्रंश होता है। और यदि हम लोग बात करेंगे हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा का जो अपभ्रंश है, जो बिगड़ा हुआ रूप था, देखिए अपभ्रंश क्या है, तो जो भाषाओं का बिगड़ा हुआ रूप होता है वही अपभ्रंश है। यानी प्राकृत भाषा का रूप जब बिगड़ा तो वो अपभ्रंश का जन्म ले लिया। और अगर हम बात करेंगे हिंदी भाषा के अपभ्रंश की, तो वो आपका है सौरसेनी अपभ्रंश से जो है प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का विकास हुआ, या खड़ी बोली का विकास हुआ। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं, एक जो है अपभ्रंश है अर्धमागधी। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि आखिरकार पूर्वी जो हिंदी है, जो पूर्वी भारत में बोली जाती है, वो पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से होता है। ये आपको ध्यान में रहे। अब आगे है मागधी। तो मागधी जो है, जो अपभ्रंश है, इसके द्वारा जो है बिहारी यानी बिहारी जो भाषा है उसका जो है विकास होता है। अब थोड़ा देखते हैं भाई, जो ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि देखिए आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद हिंदी भाषा के विकास को राजभाषा, देखिए जो आज़ादी के बाद जो हिंदी भाषा का विकास हुआ वो राजभाषा के रूप में जाना जाने लगा। यानी हिंदी भाषा, आज़ादी के बाद हिंदी भाषा का जो विकास हुआ
वो राजभाषा के रूप में हुआ, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो भाषा के ऊपर जो है संविधान में एक जगह बनाई गई, उसे भारतीय संविधान के भाग 17 में रखा गया और अनुच्छेद जो है 343 से लेकर के 351 के बीच एक आर्टिकल बनाया गया, एक अनुच्छेद बनाया गया, जहां पे हिंदी भाषा का विकास कैसे होगा, किस तरीके से जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भाषा होगी, कि सारी बातें जो है उसमें अपडेट की गई थी। तो ये ध्यान में रखना है कि राजभाषा से आशय आपको समझना होगा, राजकाज की भाषा से मतलब होता है। अब हम बात करते हैं, आता है परीक्षा में कि भारतीय संविधान के भाग 17 का संबंध किससे है, तो आपका राजभाषा से है, यानी राजभाषा हिंदी से है। अनुच्छेद 343 तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि अनुच्छेद 343 या अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 343 का जो संबंध है साथियों, वो आपका कहने का मतलब राजभाषा से है, और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक आपका ये राजभाषा से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन अनुच्छेद 343 का सीधा सा संबंध संघ की राजभाषा से, यानी संघ की राजभाषा क्या होगी ये बताएगा आपका अनुच्छेद 343। फिर संघ की जो राजभाषा होगी भाई वो क्या होगी, हिंदी होगी। यह अनुच्छेद 343 में बात कही गई है, और यह भी बात कही गई है कि हिंदी भाषा की जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। आप जानते हैं बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। जैसे आप क का उच्चारण तो कर रहे हैं, लेकिन क जब आप जिस चिन्ह का प्रयोग करके लिखते हैं वह चिन्ह जो है देवनागरी लिपि में होता है, कहने का आशय। लेकिन जो उसमें अंकों का प्रयोग किया जाएगा वो अंकों का प्रयोग जो है भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा, यानी जो 1 2 3 आप प्रयोग करेंगे वो भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। ये इतनी बातें, लिपि की बात, राजभाषा हिंदी की बात और अंतर्राष्ट्रीय अंकों की, भारतीय अंकों की बात, ये सभी बातें अनुच्छेद 343 में दी गई हैं। अब अनुच्छेद 344 का संबंध किससे है, राजभाषा आयोग से है। अब देखिए राजभाषा आयोग का एक यहाँ पे लिखा गया है, अनुच्छेद 344 में बात कही गई है कि जो राजभाषा आयोग होगा उसका कार्यकाल, उसका एक अध्यक्ष बनाया जाएगा और उसका कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्षों का होगा। आगे हम बात करेंगे कि राजभाषा आयोग से जुड़े प्रश्नों पे और आगे बात होगी। लेकिन अनुच्छेद 348 की बात करी जाए तो अनुच्छेद 348 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषा से संबंध है, कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी इसके बारे में बताया गया है। अब बहुत ज्यादा पूछा जाता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची को। देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसका सीधा सा संबंध जो है भाषा को लेकर के है। और ये भारतीय संविधान में जब 8वीं अनुसूची, देखिए भारतीय संविधान जब बना था तो उस समय 8 अनुसूचियां ही थी, सबसे अंतिम अनुसूची 8वीं अनुसूची ही थी, और उस समय जो है 14 भाषाओं को इसमें जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था। बाद में 4 भाषाओं को और जोड़ा गया तो वो आपकी 18 हो गई थी, लेकिन 4 भाषा बाद में और जोड़ी गई। वो कब जोड़ी गई थी, वो 92वां संविधान संशोधन करके 2003 में उसे जोड़ा गया था इन 4 भाषाओं को। तो वो 4 भाषा थी बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। कभी कभी यहीं से क्वेश्चन बनता है, इनमें दे देता है कि निम्न में कौन भाषा जो है आपकी जो है 22वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई, या जब 22वीं भाषा, जब भारतीय संविधान की 22 भाषा बनी तो उस समय कौन कौन भाषाएं आई। तो इनमें आएगा कौन निम्न में थी, कौन निम्न में नहीं थी। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। कब हुआ, ये आपकी 92 में जोड़ी गई, 92वां संविधान संशोधन के समय 2003 में जोड़ी गई। तो अब वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में पूछता है कुल कितनी भाषाएं हैं जिन्हें राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है, यानी कामकाज की भाषा बन गई है, तो वो आपकी 22 है। भारतीय संविधान बना था 14 थी, फिर बीच में 18 हुई और वर्तमान में 22 है। अब हम लोग थोड़ा प्रमुख बोलियों की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि भाई बहुत सारी जो है बोलियां हैं, और बोलियां ही आगे जो है रूप ले लेती हैं, जब वो मानक रूप ले लेती हैं। तो जब बोलियों का मानक रूप आगे चल के ही तो देखा जाए तो एक तरह से राजभाषा बना। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पूछता है हिंदी की। अब जैसे आपसे प्रश्न आ जाए कि हिंदी की विभाषाएं कौन कौन सी भाषा को, यानी कौन कौन सी ऐसी बोलियां हैं जिन्हें हिंदी की विभाषा के रूप में जाना जाता है। विभाषा
यानी इन्हीं के द्वारा जो है हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो वो हिंदी की विभाषाएं हैं ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज़ादी से पहले बहुत ज़्यादा पूर्व आप जाइएगा तो ब्रज भाषा, आदिकाल में जाइएगा तो ब्रज भाषा, या भक्ति काल में जाइएगा तो ब्रज भाषा, अवधी भाषा का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ, और आधुनिक काल में जाइएगा तो खड़ी बोली। तो ये सारी जो आप भाषाएं देख रहे हैं ये सभी हिंदी की भी भाषाएं मानी जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कौरवी की। तो देखिए एक भाषा आपकी कौरवी या उसी को खड़ी बोली कहा जाता है। इसका जो मुख्य केंद्र माना जाता है वो आपका कुरु जनपद है, यानी दिल्ली और मेरठ के आसपास का जो एरिया है, यानी दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, आपका सहारनपुर हो गया, बिजनौर, मतलब ये सारे दिल्ली मेरठ के जो भी आसपास के एरिया हैं वही जो है खड़ी बोली के केंद्र माने जाते थे, यानी उन्हें कौरवी भी कहा जाता है, वो कौरवी बोली है। अब ब्रज भाषा का केंद्र यानी ब्रज भाषा एक ब्रज बोली है, ब्रज भाषा एक बोली के रूप में जानी जाती थी। तो ब्रज भाषा का केंद्र जो है आपको पता है मथुरा है, यानी मथुरा के आसपास के जितने भी जिले हैं वे सभी इसके मेन केंद्र माने जाते हैं। अब बात करें अवधी की, तो यह अवधि जो है अयोध्या, यानी उसे अयोध्या या अवध के आसपास की एरिया, जैसे गोंडा हो गया, बहराइच हो गया, सिद्धार्थ नगर हो गया, बस्ती हो गया, महाराजगंज हो गया, बलरामपुर हो गया, लखनऊ हो गया, सीतापुर हो गया, ये सारे एरिया में अवधी भाषा बोली जाती है। बात अगर हम भोजपुरी की करें तो इसका केंद्र जो है भोजपुर बिहार को माना जाता है, और यह पूरे देखा जाए तो पूर्वांचल को कवर करती है, यानी बलिया, देवरिया, गाजीपुर, मऊ, आपका ये जो हो गया चंदौली, बनारस, ये जो एरिया है, और उसके बाद जो है आपका जो पूर्वी बिहार है, ये लेते हुए आपकी भोजपुरी बोली जाती है। बात करें मैथिली की या इसे मैथिली, तो यह मिथिला और विदेह क्षेत्र इसका मेन है, इसका केंद्र मिथिला या विदेह केंद्र माना जाता है। अब एरिया की बात करी जाएगा तो दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और मुंगेर के आसपास से बोली जाती है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ से एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ये हमेशा पूछा जाता है आखिरकार हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अभी हिंदी दिवस 14 सितंबर, ये बहुत ज़्यादा पुनरावृत्त क्वेश्चन है। अब देखिए 12वां हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था। देखिए सबसे बड़ा 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल करेंट अफेयर्स का, यानी बिल्कुल करेंट का क्वेश्चन बनेगा आपका कि आखिरकार 12वां हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो वो आपका नाडी यानी फिजी में किया जाता है। उस देश का नाम है फिजी और स्थान का नाम है नाडी। तो यह भी आ सकता है कि ये जो है 2000 या आ जाएगा कि 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच जो विश्व हिंदी सम्मेलन जो फिजी में आयोजित किया गया था वो कौन सा विश्व हिंदी सम्मेलन था। तो वो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नाडी फिजी 15 से 17 फरवरी 2023 को आयोजित किया जाता है। यह बिल्कुल आपका लेटेस्ट क्वेश्चन बनेगा। आगे है भारत का प्रतिनिधि। अब ध्यान में देना है कि इसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में कौन गए थे। तो इसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में इसमें विदेश मंत्री आपके थे और डॉक्टर एस जयशंकर। तो डॉक्टर एस जयशंकर इसके प्रतिनिधि के रूप में भारत से गए हुए थे। और एक चीज ध्यान में रखना है कि इस सम्मेलन का विषय क्या था। जो ये विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ इसका विषय था कि हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, यही इसका जो है आपका मेन जो है विषय था। आगे है प्रथम राजभाषा आयोग कब बना। तो प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बनता है और प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष भी पूछा जाता है तो वो थे आपके बीजी खेर। तो प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बना और उसके अध्यक्ष जो थे बीजी खेर थे। लेकिन यदि बात की जाएगी कि भाई राजभाषा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो राजभाषा आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर विनय पाठक हैं आपके। अब भाषाई आधार पे यानी भाषा के बेस पे यदि भारत का कोई पहला राज्य बटा था तो वो कौन था साथियों, वो आंध्र प्रदेश था। क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर ही सबसे पहले जब देश आजाद हुआ तो जब राज्यों के बंटवारे की बात आती है तो उसमें जो है सबसे पहले बात आई कि भाई भाषाओं के आधार पर राज्य को बांटा जाए, जो कि गलत था। तो इसीलिए बाद में चल के रोक भी लग जाती है। लेकिन पहला राज्य भाषा के आधार पर ही बटा था और वो राज्य था आंध्र प्रदेश। यह भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे अनुच्छेद 351
का किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 351 जो है वो आपको पता है कि भाई भाषा से संबंधित है, लेकिन हिंदी भाषा के निदेश से संबंधित है, यानी हिंदी भाषा के निदेश से संबंधित है अनुच्छेद 351। ठीक है, अब आगे दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार का, यानी साउथ में यानी दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार का प्रमुख केंद्र कौन था? तो आपका चेन्नई था। आगे हम लोग देख लेते हैं वर्तमान हिंदी किसका प्रचलित रूप है। जो वर्तमान हिंदी आज के डेट में है वो किसकी प्रचलित रूप है? तो आपको पता होना चाहिए खड़ी बोली। खड़ी बोली से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है, जो पश्चिमी यूपी में बोली जाती थी। ठीक है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो बहुत अधिकतर हिंदी, यानी हिंदी को छोड़ के देखा जाए तो अधिकतर भारतीय जो भाषाएं हैं उनका विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कुछ प्रमुख पुस्तकें थी जो आदिकाल में थी, यानी प्राचीन काल में थी, जिन्होंने जो है हिंदी भाषा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया था। जैसे सदा सुखलाल ने सुख सागर लिखा, यानी सदा सुखलाल जो लिखा गया है वो सुख सागर द्वारा लिखा गया। इंसाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, यानी इंसाअल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखा, सदा सुखलाल ने सुख सागर लिखा और लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर लिखा। तो सुख सागर, रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, ये हिंदी की जो पुस्तकें थी, ये जो है आपकी देखा जाए तो हिंदी भाषा के विकास में इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया था। बाकी देखा जाए तो बहुत सारे जितने भी कालक्रम आपके हिंदी भाषा के विकास को लेकर के हैं, चाहे वो गद्य को लेके होंगे चाहे पद्य को लेके होंगे, सभी ने हिंदी भाषा खड़ी बोली के विकास को लेकर के या ब्रज भाषा को लेके, अवधी भाषा को लेके, भाषा बोली को लेकर के ही, और कोई भी आपका जो साहित्य है वो भाषाओं पे ही आधारित होता है। तो सभी ने योगदान दिया, लेकिन एक वीडियो के अंदर पूरा कवर कर पाना, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। लेकिन हमने जो भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा उसे जो है डिटेल करने का काम किया। यदि इतना भी आप तैयार कर लेते हैं तो मिनिमम 1 नंबर और मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता ही बनता है। साथियों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए कुछ इस तरीके की वीडियो लाता रहूं। आप जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।